नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। राज्य में 7,783 नए केस सामने आए हैं, जबकि 127 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की जब बात करते हैं तो 49,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। देहरादून में 2,771 मामले सामने आते हैं। उधम सिंह नगर में 1,043 नए केस सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 956, हरिद्वार में 599, टिहरी में 504, चमोली में 283, अल्मोड़ा में 271 नए मामले सामने आए हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, सरकार अब क्या कदम उठाने वाली है? देखिए जिन्हें लगातार जो कोविड के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़कर हर रोज सामने आ रहे हैं। आज करीब 7,500 के आसपास मामले आए, तो एक बड़ी चिंता की बात है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार का कहना है कि पूरे प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं। आज खुद सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी का कहना है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर करीब 1400 और ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए जाएंगे डीआरडीओ की मदद से। इसके लिए डीआरडीओ को 40 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जरूर कुछ खामियां हैं, उनको भी दूर किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात जीनत कि आज चूंकि जो सरकार ने पिछले 10 दिनों से जो कर्फ्यू कोविड कर्फ्यू लागू किया था, आज उसकी समय सीमा भी समाप्त हो रही है। और अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास है, खुद मुख्यमंत्री अपने कुछ मंत्रियों के साथ अभी अनौपचारिक मीटिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ देर में ये ऐलान भी हो जाए कि आगे कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा या फिर सरकार और कोई ठोस कदम उठाती है। जी ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेंगे इस मीटिंग के जैसे ही खत्म होती है मीटिंग। इंतजार हमें भी है कि क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स और कई नेता भी अंदर खाने से कह चुके हैं कि अब तो लॉकडाउन ही विकल्प बचा हुआ है। हरिद्वार के बेस अस्पताल में पहले ही दिन सरकारी दावों की पोल खुल गई। वेंटिलेटर न मिलने से 66 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। महिला के बेटे ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। कल ही इस अस्पताल का उद्घाटन सीएम तीरथ सिंह रावत और स्वामी रामदेव ने किया था। तब अस्पताल में 10 वेंटिलेटर बेड होने की बात कही गई थी, लेकिन सीएम के उद्घाटन के बाद वेंटिलेटर की उपलब्धता से इनकार कर दिया गया है। तो देखिए, कल इस अस्पताल का उद्घाटन होता है और ये कहा जाता है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप से है, यानी कि बहुत ही मॉनिटरिंग के साथ लोगों की सहूलियत के लिए इसका निर्माण किया गया है। लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए, मरीजों को आपने एडमिट किया, लेकिन जब उन्हें वेंटिलेटर वाले बेड की जरूरत पड़ती है तो आपने मना कर दिया नहीं, और एक महिला की, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। ये आरोप लगा है अस्पताल पर। आता कि वो दोपहर तक इनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे। शाम को इन्होंने रेफर के लिए बोल दिया कि आप इन्हें रेफर कर रहे हैं, आप इन्हें कहीं ले जा लो। सुबह से मैं 2 बार जा चुका हूँ, डॉक्टर ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब जाके मैंने नर्स से पूछा हाथ जोड़ के कि बता दो मेरी माँ कैसी है। अब कह रहे हैं वो खत्म हो गई। मेरे पूछने में बता रहे हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में विनय विशाल में आपको बता दें, मंगलवार की सुबह ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिससे अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन में हड़कंप है। अस्पताल में 80 कोविड के मरीज भर्ती है। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। जिस प्रकार से ये गंभीर घटना संज्ञान में आई है, जो कि बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के चलते इस प्रकार से डेथ रिपोर्ट की गई है। इसमें गंभीर प्रकरण होने के कारण गहनता से जांच बिठाई गई है और गहनता से इसकी जांच की जाएगी सभी तथ्यों की। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ टेस्टिंग का लोड भी बढ़ता जा रहा है। मुश्किल ये है कि टेस्टिंग के बिना कोरोना का पता नहीं चल सकता और लैब स्टाफ का पॉजिटिव होना बॉर्डर से गांव तक भारी पड़ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि राज्यों के बॉर्डर पर एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग लैब पर मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ICMR का कहना है कि बहुत जरूरी हो तो एंटीजन टेस्ट करवाएं। उत्तराखंड में भी बिना RT-PCR के एंट्री नहीं हो सकती है और सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए है और टेस्ट रिपोर्ट न होने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, लोड तो हर स्टेट में है ना, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी अगर परीक्षण होगा वहाँ पर भी लोड पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी कैरियर से, चाहे वो एयर कैरियर हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आए, चाहे बस से आए,
अगर आपको पहले टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर बाकी यात्रियों की सेहत पर पड़ेगा। उत्तराखंड में इस समय 30 से 40 हजार सैंपल रोज पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। घर में सैंपल के लिए बुलाने के लिए 2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो वहीं डीजी हेल्थ का कहना है कि टेस्टिंग चल रही है, लैब में भी स्टाफ बीमार हो रहा है और लैब की क्षमता से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे टेस्ट रिपोर्ट की पोर्टल पर अपलोड होने में अधिक समय लग रहा है। अभी क्या हो रहा है, सैंपलिंग में 2-2 दिन लग जा रहा है। कई लैब्स का मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद तो नंबर आता है सैंपलिंग का और रिजल्ट आते आते 4-5 दिन हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। और इस चक्कर में लोग जब कह रहे हैं जब 6 दिन 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे तो उससे अच्छा तो डिजीज होगी भी तो बैठे रहो चुपचाप, ऐसी 6-7 दिन में रिपोर्ट आनी है तो। क्योंकि टेस्ट जो है संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा हैं तो टेस्ट लिए तो गए, लेकिन रिपोर्टिंग में क्या हुआ कि हर लैब की अपनी एक क्षमता होती है तो उस क्षमता से ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये है कि जब क्षमता ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने। एक तरफ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, दूसरी ओर टेस्टिंग के भी हालात खराब होते जा रहे हैं। अब अस्पताल से लेकर टेस्टिंग लैब हर जगह मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। भले ही सरकार ने शादियों में 25 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइन जारी की हो, लेकिन इस गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। मामला काशीपुर के ITI क्षेत्र के देवीपुरा खड़गपुर का है, जहां एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग एक साथ जमा थे। पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली, पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को उनके घर वापस भेजा और इस मामले में दुल्हन के माता पिता के साथ बैंक्वेट हॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 2 दिन पहले एक अभी आप देख रहे हैं खड़गपुर देवीपुरा में सत्यम पैलेस है, तो यहाँ पे एक शादी हो रही थी। तो जब हम इधर से गुजर रहे तो देखे कि शादी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जब उधर के देखा गया तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, जबकि अनुमान्य संख्या जो है 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी शादी में। तो यहाँ तो तकरीबन जो है 150-200 आदमी से भी अधिक संख्या में पब्लिक मौजूद थी। यहाँ पर जो थाना पुलिस को कॉल किया गया, थाना पुलिस भी आ गई है और मौके पर वीडियोग्राफी कर ली गई है। और अब जो पक्ष है, एक तो ये पैलेस के मालिक है उनके खिलाफ, और जो दूसरा पक्ष है यहाँ पे जिसके द्वारा शादी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो उसके विरुद्ध भी जो है FIR पंजीकृत की जा रही है। पिथौरागढ़ में जिन इलाकों में कोरोना केस ज्यादा मिले हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन राम भरोसे ही है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी की आवाजाही ना हो ये देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि इनकी घेराबंदी करने की जहमत भी नहीं की गई है। हालांकि इन इलाकों में लोग बहुत कम ही बाहर निकल रहे हैं। जिन इलाकों में बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव मामले ज़्यादा आए थे उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में तकरीबन 8 कंटेनमेंट जोन है। इन्हीं में एक कंटेनमेंट जोन टकाना का इलाका भी है। इस इलाके में अभी हम लोग मौजूद हैं। हालांकि इस इलाके में आवाजाही बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से भीतर आने के लिए रोकने के लिए कोई पुलिस बल यहाँ पर तैनात नहीं है। एक तरीके से इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन भले ही घोषित किया गया हो, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात सिरे से गायब हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। रामनगर में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक 16 बेड के निजी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की मान्यता दी। बढ़ते मरीजों के बीच इसकी क्षमता तो बहुत कम साबित हुई और इसके बाद रामनगर क्षेत्र के लोग हल्द्वानी और काशीपुर के अस्पतालों में अब धक्के खा रहे हैं। वहां भी मरीजों का लोड ज्यादा है और इलाज मिल नहीं पा रहा। रामनगर खुद में अपने आप बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कम से कम 100-150 बेड की यहाँ पे सरकारी सुविधा यहाँ पे मुहैया की जानी चाहिए, वरना यहाँ पे बड़े लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं रामनगर के मरीज हल्द्वानी में, काशीपुर में, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए युद्ध स्तर पर। हरिद्वार में एम्बुलेंस चालकों की मरीजों से मनमाना किराया वसूलने की कई खबरें आई। जिला प्रशासन जो है वो हरकत में भी आया। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए किराया भी निर्धारित किया। प्रशासन ने साधारण एम्बुलेंस के लिए 15 किलोमीटर के लिए 800 रुपये और ऑक्सीजन और ऐसी एम्बुलेंस के लिए 1200 रुपये निर्धारित किए हैं, लेकिन इसके बाद भी चालक ज़्यादा किराया मांगते हैं। डीएम कह रहे हैं कि सभी को नियमों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कटारपुर से 1500 रुपये लिया है। अच्छा, कितना रेट तय हुआ है? जी ये तो मालिक ने भेजा है मुझे, इस बारे में तो नॉलेज नहीं है मुझे। 800 रुपये ये मालिक ने भेजा है मुझे, इस बारे में नहीं मुझे पता है। इस प्रकार का विभिन्न श्रेणियों का एम्बुलेंसेस का रेट्स निर्धारण कर लिया है
वो जो है रेट्स निर्धारित करने के बाद ये प्रत्येक एम्बुलेंस में उसको रेट लिस्ट को चस्पा करना ज़रूरी होगी। और जब भी कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल करते हैं उनका जो है रसीद देना अनिवार्य है। कोविड की वजह से हर ओर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में काशीपुर क्षेत्र में भी ऑक्सीजन प्लांट पर उत्तराखंड और यूपी के लोगों की सुबह से लंबी लाइनें लगी रहती हैं। काशीपुर क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी ना हो और इस पर नकेल कसने के लिए प्रशासन नजर रखे हुए है। प्रशासन की माने तो शाम 6 बजे तक काशीपुर क्षेत्र के कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन दी जा रही है और इसके बाद ही बाहर के लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है तो अनइंटरप्टेड मैनर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस दृष्टि से हमारे जो फंक्शनरीज हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक यहाँ पर तत्पर है। उधर नैनीताल में सख्ती का असर भी दुकानदारों और खरीदारों पर नहीं नजर आ रहा। बाजार में आए दिन ऐसी ही भीड़ आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। पुलिस अब तक 3032 लोगों पर मास्क का चालान के साथ 125 लोगों का पुलिस एक्ट में कार्रवाई की बात कह रही है और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। नियम लागू कराने के लिए हम लोग जो है जगह जगह अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, अवेयरनेस करवा रहे हैं, अब घर घर जाकर बता रहे हैं बल्कि अपने अनाउंसमेंट के माध्यम से। और देखिए कोशिश करते हैं पूरी और कोशिश हमारी जारी रहेगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 2 हफ्ते में 1 लाख से अधिक प्रवासी घर वापस आ चुके हैं। अल्मोड़ा में 9000 से ज्यादा प्रवासियों ने घर वापसी की है। नैनीताल में 8992 तो पौड़ी में 8924 लोग वापस घरों को लौटे हैं। मैदानी जिलों में देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में 36000 तो हरिद्वार ग्रामीण में 14000 प्रवासी लौटे हैं। प्रवासियों का जिम्मा संभाले पंचायती राज विभाग कह रहा है कि प्रदेश की सभी करीब 8000 ग्राम सभाओं में आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि की मदद से एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जो होम आइसोलेशन से लेकर क्वारंटीन सेंटर्स पर नजर रखे हुए हैं। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग के सचिव के नाते जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो ये है कि जो लोग बाहर से ला रहे हैं अदर स्टेट से प्रदेश में, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उनकी सूचना स्मार्ट सिटी पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो हमें रोज़ दी जा रही है और जो वो सूचनाएं हैं वो गाँव तक हम पहुँचा रहे हैं कि उनके गाँव में कौन लोग आ रहे हैं उनको जानकारी रहे और जो लोग बाहर से आए हैं वो जो भी हमारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, ये ध्यान रखा जाए। कोरोना काल में सोशल मीडिया लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी अपील कर रहे हैं लोग। फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इन दिनों आप जिस भी सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे आपको कोविड पेशेंट्स की मदद या फिर कोविड से जुड़ी खबर जरूर मिलेगी। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन इस दौरान जिसकी जैसे मदद बन पा रही है करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सोशल मीडिया महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है। मेरी माताजी को 5 यूनिट प्लाज्मा और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी, जो कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है और मैं ये चाहूंगी कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ है वो लोग कृपया आगे आए और लोगों की जान बचाने में मदद करें। प्लाज्मा डोनेट करने से लेकर ब्लड की जरूरत हो या फिर अस्पताल में बेड की व्यवस्था, सोशल वर्कर और यूथ भी काम कर रहे हैं और कई जरूरतमंद को इससे फायदा हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ सब लोग डाल रहे हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो कोविड पेशेंट थे वो अपना प्लाज्मा डोनेट करिए और कई लोगों ने करा भी अपना प्लाज्मा डोनेट और हम लोग जो हैं कुछ जो कोविड पेशेंट हैं उनके जो परिवार हैं बाकी लोगों के लिए खाना बना के भेज रहे हैं। कोविड के मुश्किल समय में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इस समय दूसरों की मदद के लिए सोशल मीडिया एक बेहतर हथियार बना हुआ है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। हरिद्वार के सड़कुल क्षेत्र में डेंसो चौक के पास खड़े ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर यहां पर खाना बना रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। अल्मोड़ा जिले में कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। चौखुटिया में कई स्थानों पर भारी बारिश से पानी भर गया, नदियां उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौखुटिया के बाखली गांव में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कें नालों में तब्दील हो चुके हैं। सड़कें जो हैं वो नाला बन चुकी हैं। बारिश लगातार होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं।
गढ़वाल तो देखिए, बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो एक तरह से तालाब में तब्दील हुई हैं। पानी बह रहा है, आप नहीं जा सकते, गाड़ियां गुजर नहीं पा रही हैं, फंस चुकी हैं गाड़ियां, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और भारी बारिश से कुल मिलाकर जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस चुका है, मलबा घुस चुका है और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। गढ़वाल चमोली के घाट मुख्य बाजार स्थित लक्ष्मी मार्केट में मंगलवार शाम को ही भारी बारिश की वजह से आए भारी मलबे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मलबे की चपेट में 25 दुकानें और 31 घर आए हैं। प्रशासन की टीम ने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और वहीं प्रभावितों को आर्थिक मदद के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ कल शाम को घाट क्षेत्र में काफ़ी अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान भी हुआ और कल रात में हमारी प्रशासन की टीम मौके पर पहुँच गई थी और आज हम लोगों ने स्वयं भी वहाँ जाकर घरों का, सड़कों का निरीक्षण किया और वहाँ पे जो हमारे 25 दुकानें और 31 मकान ऐसे हैं जहाँ पे मलबा घुसा है और इन सबको तत्काल आज ही अहेतुक सहायता वितरित करने के लिए निर्देशित किया गया और चेक बन भी चुके हैं ऑलरेडी। और इसके साथ ही जो हमारे गलियों में और सड़कों पे मलबा है उसको भी साफ करने के लिए 4 जेसीबी 4 डंपर भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 7 मई तक उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना है। इसके साथ ही 8 मई तक विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 5 मई से लेकर के 7 मई तक उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे बर्फबारी की भी संभावना है। 8 तारीख को भी उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। बाजपुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों की वजह से कब्रिस्तान में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना को तंत्र मंत्र से जोड़कर जांच रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।